इंडियन एयरफोर्स अभी किस वजह से तेजस MK2 को ज़्यादा मात्रा में इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना नहीं चाहता है। तालिबान की तरफ से अभी भारत को एक तरफ से आश्वासन देने के साथ साथ दूसरे तरफ धमकी भी देने की कोशिश किया जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिसएंगेजमेंट होने के बाद भी चाइना अभी अपने परमानेंट स्ट्रक्चर्स को हटाने के लिए राजी नहीं हो रहा है और अंत में साउथ कोरिया की KF-21 फाइटर जेट के बनने से पहले ही उनको एक्सपोर्ट कस्टमर मिल चुका है, लेकिन फिर भी इसको भारत की एमका के साथ किस वजह से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस को लेके। कल हम लोग तेजस MK1 के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि HAL की तरफ से अभी 2022 की मार्च तक तेजस MK1 की पहली टेस्ट फ्लाइट को करने का प्लान किया गया था और इसके बाद वो 2024 से इसकी सीरीज प्रोडक्शन को शुरू करने वाले थे। फिर CV-83 तेजस MK1 को लगभग 2029 में इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का प्लान किया गया है। अब इससे तेजस MK2 की प्रोडक्शन के ऊपर और एमका की प्रोडक्शन के ऊपर भी असर पड़ने वाला है। और अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अगर 2030 के बाद हम तेजस MK2 की प्रोडक्शन को चालू करते हैं तो इससे हमें कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि तब तक मोस्टली जितने भी हमारे दुश्मन देश है वो सभी के सभी 5th जनरेशन फाइटर जेट पर शिफ्ट कर रहे होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट पर शिफ्ट कर रहे होंगे, इसका मतलब 4.5 जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूएस की तरफ से भी अभी अपनी पुरानी F-16 की फ्लीट को नए 4.5 जनरेशन की फाइटर से ही रिप्लेस करने का प्लान किया गया था। लेकिन साथ ही यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी 6th जनरेशन फाइटर जेट को भी डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि 5th जनरेशन या 6th जनरेशन फाइटर जेट की अपनी रोल होती है, जबकि 4.5 जनरेशन फाइटर की अपनी रोल होती है। लेकिन हमारे पास अभी एक भी 5th जनरेशन फाइटर मौजूद नहीं है। और अगर हम तेजस MK2 को 2030 के बाद इंडक्ट करना चालू करते हैं तो एमका को कब तक बनाकर इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा, ये उम्मीद भी अभी नहीं किया जा सकता है। मे भी इसमें काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन्वॉल्व होने वाले, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक लेट होने वाला है। और अभी चाइना के पास J-20 मौजूद है और साथ ही हम सिर्फ अभी इसी भरोसे नहीं बैठ सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट अभी अपने लिए नए 4.5 जनरेशन फाइटर को इंडक्ट कर रहा है, तो हमको भी सेम चीज करना चाहिए, क्योंकि उनके पास पहले से ही 5th जनरेशन फाइटर मौजूद है और एक नहीं दो 5th जनरेशन फाइटर जेट उनके पास मौजूद है, जबकि हमारे पास ऐसी कोई भी 5th जनरेशन फाइटर अभी नहीं है। और अगर यहाँ पे चाइना की तरफ से J-20 से हमला किया गया तो हमारे पास राफेल इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको हम उसके खिलाफ डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन अभी चाइना 100 से भी ज़्यादा J-20 को इंडक्ट कर चुका है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ 36 राफेल है। अभी कुछ दिन पहले जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि अगर 2030 के बाद तेजस MK2 की प्रोडक्शन शुरू किया जाता है तो इससे इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने से हम इसकी कंप्लीट पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स लगभग 170 के आसपास तेजस MK2 को इंडक्ट करने वाला था। तो इनको इंडक्ट करने में भी हमको कम से कम 10 साल के आसपास लग जाएंगे और वर्तमान की जो तेजस की प्रोडक्शन रेट है उस हिसाब से ये और भी ज़्यादा लग सकता है, यानी कि 2040 के आसपास भी हम तेजस MK2 को इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर रहे होंगे। तो अभी आप सोच के देख सकते हैं कि इसका क्या फ़ायदा हमको मिलने वाला है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इस बात को लेकर मुझको गलत समझ रहे थे कि मैं इंडिजिनस प्रोडक्ट के खिलाफ बोल रहा हूँ, जबकि मैंने ऐसा कहीं पर भी स्टेटमेंट नहीं दिया था कि तेजस को हमें कोई इम्पोर्टेड फाइटर जेट से रिप्लेस करना चाहिए। मेरा ये कहना था कि अगर तेजस MK2 की प्रोडक्शन इतना लेट हो रहा है तो या तो हमें इसको बंद करके सिर्फ एमका के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसकी Mark 1 वर्जन को 2030 तक मास प्रोड्यूस करने का प्लान किया जा रहा था, जो कि इस तरीके से चलेगा तो नहीं होने वाला है। या फिर आगे चल के हमको जब एक नई 4.5 जनरेशन की फाइटर की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए यहाँ पे तेजस MK2 के बदले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की एयरफोर्स वेरिएंट यानी कि ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी इंडक्ट करने पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि इसे भी 2030 के आसपास ही मास प्रोड्यूस करने का प्लान किया गया था। इनिशियल प्लान के मुताबिक 2026 के आसपास ही तेजस MK2 को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना शुरू कर दिया जाता, लेकिन अभी अगर ये 4 से 5 साल डिले होने वाला है तो इससे काफी बेहतर ऑप्शन ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो सकता है, जो कि राफेल से भी बेहतर क्वालिटी का एयरक्राफ्ट होने वाला है और तेजस MK2 के मुकाबले ज्यादा वेपन को भी कैरी कर सकता है। साथ ही इसका RCS भी तेजस MK2 के मुकाबले कम होने वाला है।
वो बात अलग है कि ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होने वाला है, तो इसकी मेंटेनेंस सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होने वाला है। लेकिन जब हम MiG-29 को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए एक सिंगल इंजन जेट के बदले एक ट्विन इंजन जेट ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से शायद वैसा ही कुछ डिसीजन लिया जाने वाला है, क्योंकि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि जो इनिशियल प्लान था, यानी कि कुल मिलाकर 170 के आसपास तेजस MK2 और 120 के आसपास एमका को इंडक्ट करने का प्लान था, उसमें अभी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। और ये पूरी तरीके से HAL की डिलीवरी टाइमलाइन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर तेजस MK2 की प्रोडक्शन को डिले किया जाता है तो मे बी जो 170 के आसपास तेजस MK2 को इंडक्ट करने का प्लान किया गया था उसे कम करके वही नंबर को एमका के साथ जोड़ा जा सकता है, यानी कि तेजस MK2 के बदले ज्यादा मात्रा में इंडियन एयरफोर्स में एमका को इंडक्ट किया जा सकता है। और ये जो 2 नंबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले बताया गया था, ये सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि वक्त के डिमांड के साथ साथ चेंज किए जा सकते हैं। लेकिन आप जरा सोच कर देखिए कि अगर HAL इसी तरीके से स्लो चलता रहा तो 2 साल बाद अगर इंडियन एयरफोर्स ये कहेगा कि नहीं, मुझे तेजस MK2 नहीं चाहिए, हम सीधे तौर पर एमका को इंडक्ट करेंगे या फिर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप करेंगे, तो अभी तेजस MK2 को डेवलप करने में जो वक्त और पैसा इन्वेस्ट किया गया था वो सभी बर्बाद होने वाला है। और साथ ही उसके बाद किसी नए फाइटर को डेवलप करने में एक्स्ट्रा पैसा और वक्त दोनों लगने वाले हैं। और ये चीज पहले भी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के साथ भी कई बार हो चुका है, जहां पर बीच में ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंडियन आर्मी की तरफ से अपने रिक्वायरमेंट को चेंज किया गया है। इसी वजह से शुरुआत से मैं ये बोल रहा था कि हर एक टेक्नोलॉजी का एक वक्त होता है जिसके बाद वो धीरे धीरे आउटडेटेड होने लगता है। इसी वजह से हर एक सिस्टम को वक्त रहते ही डेवलप कर लिया जाए और उसको इंडक्ट कर लिया जाए, तभी हम फायदे में रहने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेकर। और जब भी हम भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप सभी के मन में एक ही टाइप का ख्याल आता होगा। अब क्या आता है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे देखा जाए तो भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच काफी गहरी दुश्मनी है और हमारे बीच काफी सारे मतभेद भी चल रहे हैं, जो कि शायद कभी भी क्लियर नहीं होने वाली है, या फिर यूं कहे कि हम लोग खानदानी दुश्मन है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत और पाकिस्तान के बीच बेसिक ट्रेडिशन भी मौजूद है, या फिर एक कल्चरल इफेक्ट है जो कि सालों से चलता आ रहा है। अभी एक अच्छी बात यह है कि LOC में अभी फायरिंग नहीं होती है और इसी वजह से LOC काफी शांत है और इसका काफी फायदा भी हम दोनों को हुआ है, क्योंकि LOC में जो तनाव रहता था वो अभी काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है। और पिछले कुछ महीनों से भारत और पाकिस्तान के ट्रूप्स के बीच भी बॉर्डर मीटिंग को अरेंज किया जा रहा है। और अभी 14 अगस्त के अवसर पर इंडियन आर्मी की तरफ से पाकिस्तान को बधाई दिया गया है और 1-2 जगह में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से लगे हुए सभी बॉर्डर क्रॉसिंग पर इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच स्वीट्स वगैरह एक्सचेंज किया गया था और भारत की तरफ से पाकिस्तान को उनके इंडिपेंडेंस डे के लिए बधाई दिया गया था। अगला अपडेट तालिबान की तरफ से। अब जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ काफी मजबूत होता जा रहा है और मैं भी कुछ ही दिनों में पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का राज होने वाला है, लेकिन कल इसको लेके भारत की तरफ से एक बोल्ड डिसीजन लिया गया था और भारत की तरफ से बताया गया था कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करता है या सरकार बनाने की कोशिश करता है तो भारत उस सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करने वाला है। अब हालांकि भारत की तरफ से सीधे तौर पर ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया था, लेकिन यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक मीटिंग को बुलाया गया था जिसमें भारत की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था। लेकिन भारत की स्टेटमेंट के बाद अभी तालिबान की तरफ से भी सफाई देना चालू किया गया है और तालिबान का कहना है कि उनको अच्छे तरीके से पता है कि भारत किस तरीके से अफगानिस्तान को मदद कर रहा है और अफगानिस्तान में काफी सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की राज होने से भारत को इससे कोई खतरा नहीं होने वाला है। और अगर भारत को ऐसा लगता है कि तालिबान का पाकिस्तानी बेस्ड किसी आतंकवादी संगठन के साथ लिंक है तो भारत यहाँ पे शायद गलत सोच रहा है, क्योंकि उनकी पाकिस्तानी बेस्ड किसी भी आतंकी संगठन के साथ कोई लिंक नहीं है और ना ही आगे चल के तालिबान अफगानिस्तान में किसी भी एंटी इंडिया एलिमेंट को सपोर्ट करने वाला है। इसके अलावा अफगानिस्तान में जो भी इंडियन मौजूद हैं या फिर इंडियन एम्बेसी मौजूद है उन सभी को भी तालिबान की तरफ से कोई खतरा नहीं है। अब हालांकि ये सब तालिबान की स्पोक्स पर्सन की तरफ से बताया गया था, लेकिन इंडियन ओरिजिन रिपोर्टर को जिस तरीके से अफगानिस्तान में मारा गया था उसको देखने के बाद भारत मुश्किल से इनकी बातों पर भरोसा करने वाला है। वैसे अभी भी भारत को सीधे तौर पर तालिबान से कोई दिक्कत नहीं है और भारत अभी भी अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट और तालिबान के बीच कोई पीस रेजोल्यूशन को करना चाहता है, जबकि इस बात से तालिबान सहमत नहीं हो रहा है। और साथ ही एक तरीके से तालिबान की तरफ से भारत को धमकी भी दिया गया है कि अभी जैसा हालात चल रहा है उसमें तालिबान का भारत के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर भारत अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजता है और तालिबान पर कोई मिलिट्री एक्शन लेता है तो उसके बाद सिचुएशन अलग हो सकते हैं। और तालिबान के मुताबिक भारत ये अच्छी तरीके से जानता है और देख भी चुका है कि यूनाइटेड स्टेट पिछले 20 सालों से
तालिबान को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। और इसी तरीके से तालिबान की तरफ से अभी भारत को एक तरीके का वार्निंग दिया गया है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। कुछ ही दिन पहले जब भारत और चाइना के बीच मोल्डो के पास एक बॉर्डर मीटिंग को अरेंज किया गया था, उसके बाद दोनों तरफ से अपने ट्रूप्स को गोगरा सेक्टर से पीछे लेने का फैसला किया गया था। और ये सभी फैसले शुरू होने से पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना के ट्रूप जिस पोजीशन में मौजूद थे, दोनों वहीं पे वापस जाने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी गोगरा सेक्टर से डिसएंगेजमेंट को शुरू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जितने भी ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया था उसमें कोई भी कमी नहीं आई है। एक और दिक्कत अभी यह है कि इसी रीजन में चाइना की तरफ से अभी कई सारे परमानेंट स्ट्रक्चर को भी बनाया गया था और अभी इनको चाइना डिसमेंटल नहीं करने वाला है। भले ही इस दौरान बनाए गए सभी टेम्परेरी स्ट्रक्चर को यहाँ पे तोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए जा चुके हैं उनको तोड़ने के लिए चाइना राजी नहीं हो रहा है। तो अगर फ्यूचर में कभी भी फेस ऑफ हुआ तो हम जिस पोजीशन में अभी मौजूद थे आगे चल के भी वही पोजीशन में रहने वाले, यानी कि चाइना तुरंत ही अपने ट्रूप्स को लाके यहाँ पर डिप्लॉय करने वाला है। इसके अलावा एक और दिक्कत ये है कि चाइना भले ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ट्रूप्स को पीछे लेने के लिए राजी हो गया है, पर अभी चाइना अपनी वेस्टर्न हाईवे के साइड में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर अपने ट्रूप्स और इक्विपमेंट को डिप्लॉय करके रख रहा है, जो कि लद्दाख से मैक्सिमम 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में चाइना तुरंत ही अपने ट्रूप्स को वापस लाके इस पोजीशन में डिप्लॉय कर सकता है, और ये अभी भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला है। अगला अपडेट साउथ कोरिया की KF-21 फाइटर जेट को लेकर। इसी साल की अप्रैल में जब कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से इसके एक स्केल मॉडल को डिस्प्ले किया गया था, उसके बाद से इसको लेके काफी सारा हाइप क्रिएट किया गया था और कुछ क्रिटिक्स इसको लेके भारत की एमका प्रोजेक्ट को भी क्रिटिसाइज करने लगे थे कि साउथ कोरिया अभी अपनी KF-21 फाइटर जेट को 2026 तक बनाने वाला है, जबकि हमारी एमका की प्रोडक्शन 2030 से पहले शुरू नहीं होने वाला है। और अभी इस प्रोग्राम में इंडोनेशिया भी शामिल होने वाला है, जिस वजह से साउथ कोरिया की तरफ से जल्दी से इसको डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया की तरफ से अभी F-35 के बदले कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की KF-21 फाइटर जेट को सिलेक्ट करने का फैसला किया गया। अब इंडोनेशिया की तरफ से ऐसे करीब 50 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया और साउथ कोरिया लगभग 120 के आसपास एयरक्राफ्ट को खरीदने वाला है। इसमें वो लोग अभी जनरल इलेक्ट्रिक की 4N4 इंजन का इस्तेमाल करने वाले, जिसको हम इनिशियली एमका में इस्तेमाल करेंगे। वैसे देखा जाए तो ये डिजाइन के हिसाब से काफी हद तक F-22 रैप्टर के साथ सिमिलर है, लेकिन इसको अगर आप एमका की स्टैंडर्ड का फाइटर जेट मानते हैं तो मे भी आप गलत होने वाला है, क्योंकि अभी इसकी जो MK1 वर्जन होने वाला है उसमें कोई भी इंटरनल वेपन स्टेशन मौजूद नहीं रहने वाला है और ये सिर्फ एक्सटर्नली वेपन को कैरी करने वाला है। यानी कि भले ये एयरक्राफ्ट डिजाइन में स्टेल्थी है, लेकिन फिर भी इसका जो ओवरऑल RCS होने वाला है वो यूरोफाइटर टाइफून टाइप के एयरक्राफ्ट के इतना बताया गया है। यानी कि इसको किसी भी कीमत पर एक 5th जनरेशन फाइटर नहीं कहा जा सकता है, जबकि इसको आप चाहे तो 4++ जनरेशन का फाइटर कह सकते हैं या फिर 5- जनरेशन का फाइटर कह सकते हैं, जो कि वेनिक्स के हिसाब से तो 5th जनरेशन फाइटर को मैच कर सकता है, लेकिन फिर भी इसका जो RCS होने वाला है वो एक नॉर्मल 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर होने वाला है। तो भारत के एमका प्रोग्राम के साथ इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।